दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। आज सुबह के 11:30 बजे वाले शो में आप सभी का स्वागत है। मैं और अमृता हम आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज बहुत बढ़िया दिन है। बढ़िया दिन इसलिए है कि आज एक ऐसी लीडरशिप से हम मिलने जा रहे हैं जो कर्मठता की एक मिसाल है। मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊं, वैसे तो पूरी स्टोरी अपनी बताएंगी, लेकिन एक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा आपको कि आज से कई साल पहले ब्रिटिश पीरियड में उनका एक खिलौनों का दुकान हुआ करता था बैंगलोर जैसे शहर में। और वो खिलौने की दुकान पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी, क्योंकि उस खिलौने की दुकान की जो टर्नओवर थी ब्रिटिश पीरियड से, वो इतनी जबरदस्त थी कि आपको क्या बताएं। और बोलते हैं ना कि एक टाइम था आज से 20-25 साल पहले, जिस लेडी को हम सुनने जा रहे हैं वो शॉपिंग करने जाती थी और 10,000 रुपए की शॉपिंग यूं ही करके चली आती थी। मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन उनकी लाइफ में मोदी केयर आया, और मोदी केयर आया तो सबसे पहला चेक जो उनको आया वो 100 रुपीज का आया था। एंड शी वॉज सो मच एक्साइटेड कि वो खुशी से उछल रही थी कि ओ माय गॉड, 100 रुपए आए, मेरे 100 रुपए आए, मेरे 100 रुपए आए। उनके हस्बैंड ने उनसे पूछा कि तुम इतना क्यों इतर रही हो? जो लेडी 10,000 रुपया खर्च करने में 1 मिनट के लिए झिझकती नहीं है, सोचती नहीं है, उसको 100 रुपए आया तो वो इतनी खुश क्यों हो रही है? तो उन्होंने बोला कि ये 100 रुपए मेरे खुद की कमाई के हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को शुरुआत करी थी दोस्तों। लेकिन बोलते हैं ना कि सब दिन एक समान नहीं होता है। उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा चैलेंजेस आए। उनके जो शॉप थी इतनी अच्छी चल रही थी, अचानक उनके हस्बैंड को बेड रिडन होना पड़ा। वो सारी स्टोरी आज आपके साथ बताएंगी। पिछले 17 सालों से, ऑलमोस्ट 17 सालों से इनके हस्बैंड बेड रिडन है। और जाहिर सी बात है, जो घर में कमाने वाला मुखिया अगर बेड पे आ जाता है तो उसकी इनकम जीरो हो जाती है, और वही इनके साथ भी हुआ। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारी, लगातार लगी रही। आज मोदी केयर में पिछले ऑलमोस्ट 20-22 सालों से हैं। और प्रोडक्ट के ऊपर जितना इनका नॉलेज है, प्रोडक्ट के ऊपर जितनी इनकी पकड़ है, मुझे तो लगता है कि मोदी केयर में किसी प्रोडक्ट ट्रेनर को उतनी जानकारी नहीं होगी जितना प्रोडक्ट के बारे, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हमारे सुग्रा मैम को है। और पिछले कुछ सालों में इनके साथ बहुत सारे एक के बाद हादसे होते चले गए। मैं तो पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फिर मैम के मुंह से ही सुनने पे ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन बिजनेस में इनके कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन ये टिकी रही, बिल्कुल अंगद के पांव की तरह खड़ी रही। इनकी फैमिली में बहुत सारे चैलेंजेस आए, हेल्थ चैलेंजेस सबसे ज्यादा इनको परेशान किए, आज भी कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है, पिछले साल इसी वक्त हैदराबाद में मेरा सेमिनार था, और सेमिनार के जस्ट 6 दिन पहले इनकी आंख की ऑपरेशन हुई थी। और ये 2 दिन तक हमारे साथ 24 घंटे खड़े होके एक एक काम पूरा देख रही थी। मैं देख रहा था, मैं दंग रह गया कि इतनी डेडिकेशन इस बिजनेस के प्रति इनके अंदर है। और सबसे अच्छी बात जो लगती है कि जब हमारे बगल में खड़ी होती है तो हमें लगता है कि हमारी बड़ी दीदी खड़ी हैं, और बिल्कुल वही प्यार, वही सारी चीजें झलकती है इनके बातों से। तो बहुत अच्छा लगता है दीदी, हम सभी आपको बहुत चाहते हैं। और आज बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है कि आज सुगरा अमीन दीदी को हमें यहाँ स्टेज पे बुलाने का मौका मिला है। आप सबकी मदद से हम बुलाना चाहते हैं रॉयल ब्लैक डायमंड गोइंग जीबीडी वेरी सून, सुगरा अमीन मैम। थैंक यू सो मच अनूप जी। आपने तो मुझे आसमान पे चढ़ा दिया है। Oh my God. आज सुबह भी आपने यही किया था और फिर आपने यही किया। थैंक यू सो मच। और जब भी मैं आपसे मिलती हूँ अमृता, मैं आपसे तो नहीं मिल पाई, पर आपके बारे में जो सुना है, राइट, हमेशा मिलने को मन करता है। हैदराबाद आप आई, पर इत्तेफाकन मैं उस समय वहां पे नहीं थी, राइट। लोगों की तारीफ एज अ कपल आप लोगों की मैंने बहुत सुना है। थैंक यू सो मच। यस, एंड सच में मैं बता रही हूँ, काश मैं भी आप लोगों की तरह जोश के साथ काम कर पाती। आप लोगों की जो टीम स्पिरिट है, टीम वर्क है, ऑल ओवर इंडिया मानी जाती है। वंडरफुल। और आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया है। I will say thank you so very much. I'm so grateful to all of you. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पिछले 20-22 सालों से आपका जो सफर रहा है, आज वो सब चीज हम जानना चाहेंगे। हमारे सारे कंसल्टेंट लीडर्स आपसे वो सुनना चाहेंगे।
आपकी लाइफ में जो जो अप्स एंड डाउन्स आए हैं वो सारी चीजें आज आप शेयर करेंगी, और बिल्कुल हम बिल्कुल सुनने को तैयार हैं। ऑल योर्स मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो भी आज मैं बताऊंगी ईमानदारी से बताऊंगी, राइट? पर पहले मैं शुरू करूंगी एक ऐसी स्टोरी से। मैंने कई बार ये स्टोरी सुनाया है। हर मेरी मीटिंग की शुरुआत, अगर मेरा सक्सेस सेमिनार कहीं भी होता है, तो मैं इसी स्टोरी के साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज दिस इंस्पायर्ड मी। जो परसों दिखा रही थी, जितने भी को होस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक जो है वो ऑफ कर लें। हाँ, तो फ्रेंड्स, मैं इसी सुग्रा मैम को ऑन करिए। आई थिंक am I audible? यस मैम। शुरू से ऑडिबल थी या मैं शुरुआत से कर? यस स्टार्ट कीजिए मैम। राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं बता रही थी अभी, मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहूंगी। ये स्टोरी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करी है। मेरी जो परिवर्तन थी इसी स्टोरी के बेसिस पे थी। मैं एक स्टोरी, शायद आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी, पर मेरी लाइफ में ये स्टोरी एक बहुत बड़ा हथियार बनी है। हर बार जब मेरे लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आता था, मैं इसी स्टोरी को याद कर लेती और आगे बढ़ती चली जाती। कभी भी मायूस होती तो इस स्टोरी को सुनती और मेरे चेहरे की स्माइल वापस आ जाती। मैं बनी हूँ एक चेंज के लिए, मैं बनी हूँ एक परिवर्तन के लिए। यही मानकर मैं मेरी जिंदगी को गुजार रही हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। ये स्टोरी है ईगल की, एंड आई एम श्योर आप सबने ये स्टोरी सुनी होगी। ईगल की उड़ान बहुत ऊंची होती है, पर ईगल को भी काफी संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ को 70 इयर्स तक जीने के लिए। कहते हैं ईगल की सबसे उसकी एज सबसे बड़ी होती है। बर्ड स्पीशीज में सबसे ज्यादा जीता है तो एक ईगल जीता है। 70 साल तक ईगल जी सकता है, पर जब वो 40 इयर्स का होता है तब उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है इस 70 इयर्स को पहुंचने के लिए। जब 40 इयर्स का ईगल होता है तब क्या होता है कि उसके परों में बहुत वजनागी आ जाती है और वो पर दब जाते हैं, उड़ नहीं पाता। और फिर उसके जो बीक होती है, चोंच जो होती है, वो चोंच बेंट हो जाती है, क्योंकि 40 साल वो प्रे खाते 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 वो मारते मारते प्रे को, ठीक है, उसकी बीक बेंट हो जाती है। उसकी जो बड़ी बड़ी नाखून होते हैं, जिसको इंग्लिश में टैलोस कहते हैं, वो सारे बेंट हो जाते हैं और वो एक अपनी शिकार को पकड़ नहीं पाता है। 40 साल की उम्र में ईगल के पास 2 चॉइसेस होते हैं कि वो भूखा मर जाए या एक चेंज, एक परिवर्तन अपनी जिंदगी में लेकर आए। वो क्या करता है, एक बड़ी उड़ान भरता है, उड़ान भरकर एक माउंटेन के ऊपर जाता है और फिर अपने जितने भी पर होते हैं उन परों को नोच नोच के निकाल देता है। लहूलुहान हो जाता है, पर वो अपने परों को पूरा नोच देता है और फिर नए पर फूटते हैं। उसके बाद वो अपनी चोंच पत्थर से मार मार के लहूलुहान करके वो चोंच को निकाल देता है और धीरे धीरे एक नई चोंच उसकी उग जाती है। फिर उसके नाखून वो पत्थरों से टकरा टकरा कर फिर लहूलुहान होता है और उन नाखूनों को झड़ा देता है। नए नाखून फूटते हैं, नए पर, नए नाखून, नए बीक। उसके साथ वो जो उड़ान भरता है, एक मेजेस्टिक सी उड़ान होती है और वो ईगल 70 साल तक खुशी से जी पाता है। तो वो एक संघर्ष, 5 महीने का संघर्ष, उसको 70 साल जीने की प्रेरणा मिल जाती है। फ्रेंड्स, यही मेरी लाइफ के साथ भी हुआ था। मैं जी रही थी, पर एक समय बहुत बहुत बेहतरीन जिंदगी जी रही थी, और एक पल ऐसा आया जहां पे मुझे सोचना पड़ा कि मैं भी एक चेंज अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ, अगर मैं एक शानदार जिंदगी जी सकूं। मुझे लगा, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, मुझे वो चेंज अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। ऐसा समय था जहां पे मुझे हमेशा पिछली जिंदगी याद आती थी, राइट, जहाँ पे मेरे हस्बैंड बहुत सेहतमंद थे, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, रानियों की तरह मैं जिंदगी जी रही थी, राइट। और मैंने रियलाइज करा कि उन मेमोरीज को हैप्पी मेमोरीज में डालो,
पर आगे बढ़ो, आगे आगे का सोचो। पास्ट को भूलती चली गई, ठीक है, पास्ट की मेमोरीज को प्रेरणा देती गई कि मुझे ऐसी ही जिंदगी दोबारा जीना है। और उस प्रेरणा के साथ जब मैं शुरू करी तो आज आप सबके सामने। शुरुआत मेरी कैसे हुई? शुरुआत हुई, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ, राइट, पर मेरा बचपन ऐसा था कि मेरे फादर सर्विस में थे, पर मेरी पढ़ाई लिखाई, मैं बड़ी हुई हैदराबाद में, मेरे ननियाल में मेरी परवरिश हुई। एक बहुत अच्छी परवरिश जहाँ पे डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना क्या कहते हैं, वहां पे मैंने सीखा। 10-12 साल की उम्र तक मैं अपने ननियाल में पली बड़ी। हैदराबाद में मेरी स्कूलिंग हुई थी और मेरे माँ बाप बैंगलोर में रहा करते थे। माय फादर वाज अ सेल्फ मेड मैन, CEO ऑफ हिज कंपनी। और फिर उनका ट्रांसफर हैदराबाद हो गया और मैं अपने नाना नानी के पास से मेरी माँ बाप के पास चली गई। और 12 इयर्स से मेरे माँ बाप के पास मैंने कमिटमेंट सीखा, पैशन सीखा। एक तरफ मैंने डिसिप्लिन सीखा तो दूसरी तरफ माँ बाप के पास एक कमिटेड लाइफ कैसी होती है, एक पैशन किसे कहते हैं, ये मैंने अपने माँ बाप से सीखा। और फिर आगे चल के एथिक्स सीखा। एक ही चीज सीखा, ईमानदारी। जो भी करो दिल से करो, ईमानदारी से करो, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। मैंने अपने फादर को ग्राउंड लेवल से उठते हुए CEO बनते देखा अपनी कंपनी की, राइट। और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि आप जो भी करो ईमानदारी से करो, डेडिकेटेडली करो, पैशनेटली करो, कभी ना कभी सक्सेस तो आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। और फिर वहां से मैं पढ़ाई कर रही थी, 17 साल की थी, 12th स्टैंडर्ड में कुछ थी, जब एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। मेरे माँ बाप का एक ही माइंडसेट था कि जितनी जल्दी हम लोगों की शादी कर दी जाए वही काफी। आज से 40 इयर्स पुरानी बात कर रही हूँ। पर मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। हर हाल में मैं डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और सर्विस मेरे खून में था, सर्विस एटीट्यूड मेरे खून में था। तो मैं बचपन से चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। पर मेरे माँ बाप का सपना था कि मेरी शादी कर दी जाए और एक बहुत अच्छे घराने में मेरी शादी कर दी गई। उनका फैसला कभी गलत नहीं था। मेरे हस्बैंड एक बहुत चाहने वाले पति, मेरी मदर इन लॉ एक बहुत समझदार सास, बहुत प्यार करती थी पर बहुत ऑर्थोडॉक्स थी। पर डिसिप्लिन क्या होता है उनसे मैंने सीखा है। उनको क्वीन विक्टोरिया की तरह माना जाता था, ठीक है, तो डिसिप्लिन मैंने उनसे सीखा। और फिर लाइफ आगे बढ़ती गई, शादी हो गई। मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा बिजनेस, आलीशान कोठी जैसा मकान, नौकर चाकर, गाड़ियां, हम 3 जनों की 3 गाड़ी। आप सोचिए और क्या चाहिए। बोरियों में पैसा आता, बिजनेस इतना बड़ा कि उनको समय ही नहीं मिलता था। एशिया की ओल्डेस्ट टॉय स्टोर के मालिक, इकलौते बेटे। और हमारे घर बोरियों में पैसा आता था, रात को गिरने के लिए टाइम नहीं होता था जब दशहरा, दिवाली और क्रिसमस का सीजन हुआ करता। फ्रेंड्स, ये मेरी लाइफ थी। सुबह उठती तो ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, यही मेरी लाइफ थी। और धीरे धीरे 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। और ऐसा लग रहा था मानो खुदा ने सब कुछ मेरे लिए लिखा है और सब कुछ मेरी लाइफ में आ गया। पर जब सब कुछ अच्छा चलता है, आप आगे का सोचना कभी कभी भूल जाते हैं। मैंने भी क्या सोचा था, इसके बाद मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो बिजनेस संभाल लेंगे और बेटी है, मैं भी उसको पढ़ा लिखा कर शादी कर दूंगी, यही मैंने सोचा था। और फिर धीरे 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 लाइफ चलती गई। 15 years of my married life with bliss। और एक दिन अचानक से हमें पता चला कि मेरे हस्बैंड को एक लाइलाज बीमारी है। लाइलाज इन द सेंस उनका ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था। ब्रेन में उनका श्रिंक हो रहा था और धीरे 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 बताया गया 15 इयर्स का ही समय है उनके पास। और स्लोली स्लोली उनके मसल्स में डिटीरियोरेशन हो जाएगा, हाथों की शक्ति चली जाएगी, पैरों की शक्ति चली जाएगी, बोलना दुर्बर हो जाएगा, सांस लेना भी दुर्बर हो जाएगा। ऐसे समय क्या हुआ कि मैं मेरे तरह मेरे पैरों तरह धरती खिसक गई। आप सोच के देखिए, अचानक से रातों रात अगर ये सब कुछ आपको पता चले तो आपको कैसा लगेगा। मैंने सोचा व्हाई मी, और फिर उसके बाद इलाज ढूंढना शुरू करें। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
हर वो काम हमने किया जो पैसा करा सकता था, और एक ही जवाब मिला, आपके पास तो सिर्फ 15 इयर्स का समय है। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं एक डिप्रेसिव फेज में चली गई। 2-3 साल इलाज ढूंढते रहे, आयुर्वेदा, झाड़ू, मंत्र, हर वो चीज जो पैसा करा सकती थी हमने किया, पर हर जगह से मायूसी। और फिर एक दिन सडनली, पता नहीं क्यों, मुझे वो ईगल की स्टोरी याद आ गई जो मैंने कभी पढ़ा था, ठीक है। और मुझे लगा कि मुझे अब परिवर्तन अपनी जिंदगी में लाना होगा, और मैंने यही ठान लिया, कुछ भी करूंगी पर अपने हस्बैंड के लिए सहारा बनूंगी, अपने बच्चों के लिए सहारा बनूंगी। नो डाउट पढ़ी लिखी नहीं थी। ससुराल में जिस दिन मेरी शादी हुई थी, पहले दिन से बता दिया गया था, आप ये जो डॉक्टर बनना है, ये सब सपने अपने धरे के धरे रखिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ काम करना, घर संभालना है और खानदान चलाना। मैं कभी दोस्तों बैंक नहीं गई, पैसा हमारे हाथ में नहीं दिया जाता था। 10,000, 20,000, 25,000 एक दिन में खर्च करना होता था। हस्बैंड के साथ जाती, जो मांगती वो मुझे मिलता था। अगर कहीं मैं हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, नजर उठाकर भी कुछ देख लेती, रात को वो चीज मेरे घर होती, मैं पूछती क्यों लेकर आई है, मुझे नहीं चाहिए था। आपने नजर उठा के देखा, यानी नजर उठाकर देखना भी वो चीज मेरे घर में होती थी। ऐसी मेरी जिंदगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं सोच ली कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी, मुझे वो लाइफ मेरे बच्चों को देना है। जो सपने हम दोनों ने अपने बच्चों को देखे थे, वो सपनों को हर हाल में मुझे पूरा करना है। 3 साल तो मैंने गंवा दिए थे, राइट। और एक दिन ऐसा लगा, मुझे वो परिवर्तन अपनी जिंदगी में लाना होगा। वो टिमिड सी, शाई सी, इंट्रोवर्ट सी, बहुत सारी लिमिटेशंस वाली सोगरा अमीन को मुझे खत्म करना होगा। और मैंने डिसाइड किया, हस्बैंड का बिजनेस मैं संभाल। चली गई बिजनेस संभालने के लिए। जिसको 100 रुपए की गिनती नहीं आती थी, 1000 रुपए क्या होते कभी देखा नहीं था, चेक क्या होता लिखना आता नहीं था, वो क्या बिजनेस संभाल। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस। जहाँ पे प्रॉफिट्स होती थी, वहां पे लॉसेस होने लगे। अब धीरे 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 मायूसी और बढ़ने लगी। फिर एक बार रियलाइज किया कि खुदा है ना, आप कुछ भी मांगो, वो देने के लिए बैठा है। तो एक दिन मैंने दिल से खुदा से दुआ की कि मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाओ जहाँ पे मैं अपनी फैमिली की देखरेख कर सकूं। और बिलीव मी फ्रेंड्स, क्या हुआ, नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे घर आई, आकर कहने लगी, सुग्रा एक बिजनेस है, करना चाहोगी? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ज्यादा, प्लास्टिक कंटेनर्स का बिजनेस है, चलो हम मिलके करते हैं। मैं एक बहुत टिमिड सी, शाई सी, इंट्रोवर्ट लेडी थी, और मेरी सिस्टर इन लॉ वो बहुत आउटगोइंग थी। उस समय भी 22-23 साल पहले भी वो जीन्स टी शर्ट्स पहना करती थी, और मैं हमेशा दुपट्टा, शलवार, कुर्ता, यही मेरा लाइफ स्टाइल था। तो मैंने सोचा चलो मिलके कर लेते हैं। हस्बैंड कभी मुझे मना नहीं करते थे, कोई भी चीज से मेरे को मना नहीं करते थे, एक्सेप्ट माय मदर इन लॉ। आई हैड टू टेक परमिशन एंड आई डोंट नो व्हाई शी सेड डू इट। और मैंने वो प्लास्टिक कंटेनर्स का बिजनेस शुरू किया। सिर्फ 3 दिन में ऐसा लगा मैं किसी को धोखा दे रही। ये मेरी फितरत नहीं थी कि इतने महंगे प्लास्टिक कंटेनर्स बेचूं, एक डब्बा 500 और 700 रुपए, नो वे। अंदर से एक गिल्टी फीलिंग सी हो रही थी, और मैंने साफ मना कर दिया इस बिजनेस को करने के लिए। फिर उसने बोला, वही मेरी सिस्टर इन लॉ आकर बोली, सोग्रा एक और बिजनेस है जिसके बारे में मुझे पता चला, ये सोप शैम्पू का बिजनेस है, कोई इंडियन कंपनी है, पता नहीं क्या है, मोदी केयर नाम है। मैंने कहा चलो करके देखते हैं, सोप शैम्पू तो बेचना आसान हो जाएगा। हमारी रग में क्या था, बिजनेस यानी बेचना, ठीक है। तो हमने फॉर्म भरा, फॉर्म नहीं था, एक लेटर हमने मोदी केयर को भेजा, और पता चला था कि 1250 रुपए हमें देना होता है, एक डब्बा मिलेगा, एक किट मिलेगा। और हमने 1250 रुपए का चेक भेज दिया मोदी केयर को, और वहां से जवाब मिला कि आपको एक स्पॉन्सर की जरूरत होगी। अब स्पॉन्सर क्या होता है हमें क्या पता, हम अनजान थे नेटवर्क मार्केटिंग से एंड स्पॉन्सर से। तो लेटर और वो चेक रख लिया, और यही मान के अरे हमारे 1250 रुपए वेस्ट हो गए, हमने चेक काट दिया, उसका मतलब पैसा निकल गया बैंक से। बैंकिंग की इतनी ही नॉलेज थी। और फिर एक दिन एक एडवर्टाइजमेंट, 8 दिन के बाद ही एक एडवर्टाइजमेंट मिला। वहां पे एक नंबर था, अगर आपको मोदी केयर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे संपर्क करिए। मैंने कॉल किया,
तो क्या पता चलता है वो नंबर ब्लैंक कॉल था, नंबर ही नहीं लग रहा था। फिर मायूसी, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, शायद खुदा की तरफ से यही था, कुछ अच्छा होना है मेरी जिंदगी में। फिर दोबारा एक ऐड मिला कि एक लो इन्वेस्टमेंट पार्ट टाइम बिजनेस जहाँ पे कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लॉस नहीं, और एक नंबर दिया गया था। ये टैगलाइन किसकी है दोस्तों, बता सकते हो आप? सुरेखा मैम का। सुरेखा मैम, राइट, ठीक है। सुरेखा और अरुण का ये एडवर्टाइजमेंट था और मैं खुश हो गई। नंबर पे कॉल किया, अपॉइंटमेंट लिया। अरुण भाई और सुरेखा एक शादी के लिए आए थे बैंगलोर, और देखिए दोस्तों, शादी के लिए आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं, बैंगलोर आए हैं पहली बार। चाहते तो वो बैंगलोर सारा घूम सकते थे, पर उस समय भी वो एक ऐड डालकर बैठे थे। एक सर्विस अपार्टमेंट उन्होंने हायर कर लिया था और वहां पर बैठे थे ऐड डालकर। मेरी सिस्टर इन लॉ, उसकी फ्रेंड और मैं चले गए अरुण भाई और सुरेखा को मिलने के लिए। अनजान थे वो लोग, शादी पर आए थे और हम उनको मिलने चले गए। फिर से उन्होंने हमें पूरा बिजनेस समझाया और मैं बार बार कह रही हूँ, सुनिए सर, मैं आई हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए, मुझे क्या करना है, आप पूरा प्लान समझा रहे हो, हमें तो सोप शैम्पू ही तो बेचना है। मैं सोप शैम्पू बेचना जानती हूँ, आप फॉर्म दे दीजिए, मैं साइन कर दूंगी और हम तीनों ज्वाइन करके चले जाएंगे। पर अरुण भाई हमें समझाते जा रहे हैं, मैं हर सेंटेंस के बीच में उनको काट रही हूँ। सर प्लीज बताइए, ये फॉर्म ले लीजिए, हमें जाने दीजिए घर, प्लीज, हमें ये सारा भाषण आपका सुनना नहीं है। हमें पता है कैसे सोप एंड शैम्पू सेल करना होता है, हम सेल कर लेंगे। और 2.5 घंटे अरुण भाई ने प्रेजेंटेशन दिया। सुरेखा मोनू निशांत को लेकर, कुछ 2.5-3 साल के बच्चे को लेकर, वो रो रहा है। सुरेखा सिर पे पल्लू ओढ़ी हुई, मैं वो सुरेखा को जानती हूँ, ठीक है। और फिर सुरेखा ऊपर नीचे कर रही है, अरुण भाई प्रेजेंटेशन सुना रहे, एक तरफ मोनू रो रहा है, एक तरफ मैं कह रही हूँ सर मेरा फॉर्म दे दी, मेरा फॉर्म ले लीजिए, मेरा फॉर्म ले लीजिए, ठीक है। आप सोच के देखिए क्या माहौल हुआ होगा। इट वॉज अ कॉमेडी ऑफ एरर्स अगर आज की तारीख में देखा जाए, ठीक है। और फिर अब बात आई, फॉर्म उन्होंने निकाला, मैंने कहा फॉर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है। तब उन्होंने कहा ठीक है, आप वो फॉर्म दे दीजिए। फिर उन्होंने सारा फॉर्म सही किया, भर लिया, सब हो गया। और फिर उन्होंने कहा मैडम आपको या तो 1250 रुपए बाय कैश देना होगा या बाय डीडी देना होगा। मैंने कहा मैं क्यों दूंगी कैश, ये चेक तो हमारे पास ऑलरेडी है जो हमने मोदी केयर के नाम से काटा है, और ये पैसा तो हमारे बैंक से चला गया, आपको लेना है तो ये चेक ले लीजिए, वरना हम तो कुछ नहीं देंगे। और आर्ग्यूमेंट चलती रही और आधा घंटा, और हम तीनों निकलकर वापस आ गए। अब आप देखिए, कोई ऐसा तमाशा करेगा तो आप क्या सोचोगे, बेवकूफ है, वो क्या मोदी केयर करेगी, ठीक है, छोड़ो यार, अच्छा है एक बला तो चली गई, यही हम सोचेंगे। पर अरुण भाई और सुरेखा ने कभी किसी को प्रीजज नहीं किया, कभी नहीं। उन्होंने हर बार किसी को साइन अप किया तो ट्रस्ट मी, उन्होंने यही सोच के साइन अप किया कि वो हमारा डायमंड है। और फिर उन्होंने रात में मुझे फिर फोन किया, और उस समय मोबाइल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइंस ही हुआ करते थे। तब मेरे लैंडलाइन पे कॉल आया, मेरे हस्बैंड ने रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उन्होंने पूछा क्या बात है सर। अरुण भाई ने समझाया, सर आपकी वाइफ आई, वो ज्वाइन करना चाह रही है, अपने 2 फ्रेंड्स को लेकर आई थी, पर वो चेक देना चाह रही थी, हम चेक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मोदी केयर डजंट एक्सेप्ट चेक्स, और आपको तो पता है वो ऑलरेडी चेक काट चुकी हैं, इट्स एन आउटडेटेड चेक एंड शी वांट्स अस टू यूज दैट चेक ओनली। मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा और कहा, सुगरा फिर तुमने वही बेवकूफी कर, प्लीज ग्रो अप। और अरुण भाई को उन्होंने कहा कल मैं मेरी वाइफ को भेजूंगी। और फिर उन्होंने दूसरे दिन मुझे और अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ अरुण भाई और सुरेखा को मिलने के लिए भेजा। आज मैं एक ही बात कह सकती हूँ, थैंक यू अमीन। उस दिन अगर आप नहीं फोर्स करके हमें भेजते तो मैं आज मोदी केयर में नहीं हूँ। एंड थैंक यू अरुण भाई एंड सुरेखा फॉर फॉलोइंग अप विथ मी। पहला सबक मैंने उस दिन सीखा, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। कितना भी हो जाए, फॉलो अप कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देता ही देता है। फॉलो अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बिजनेस तो मैंने ले लिया, पर बिजनेस को समझने में मैं फेल हो गई, मैं बिजनेस को समझ नहीं पाई, राइट।
और फिर क्या हुआ, इनिशियली अरुण और सुरेखा आते थे, हर बार आते थे, बैंगलोर आते थे और मुझे हर वीक कॉल किया करते थे। फ्रेंड्स, उनका फॉलो अप वाज इम्पेकेबल, ठीक है। और हर महीना मैं प्रोडक्ट्स मंगाती थी। क्या होता था कि उस समय हमारे पास बैंगलोर में कोई ऑफिस नहीं थी, तो हमें दिल्ली से प्रोडक्ट मंगाना होता था और मिनिमम होता था 5,000 रुपीज का प्रोडक्ट। और ऐसा नहीं था कि कोरियर्स इतने अबंडेंटली थे, VRL से कोरियर आता था हमारा, और उस समय 8 या 10 प्रोडक्ट थे और मैक्सिमम यूज होता था डिटर्जेंट्स, डजॉल, स्टेरिक्लीन, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स थे, एंड सिल्वरडेप। तो कोरियर आता था वंस इन 15-20 डेज। 5,000 का DD गया, प्रोडक्ट वहां से निकला, और जब घर प्रोडक्ट आता खोलते तो सारा डिटर्जेंट फटा मिलता और सारे प्रोडक्ट्स खराब, और फिर दोबारा 15 से 20 दिन लगता उस कोरियर को वापस भेजने में, और दोबारा कोरियर आते आते 15 to 20 डेज हो जाते। तो फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, लिटरली 90% ऑफ द टाइम 1.5 months के बाद हमें प्रोडक्ट मिलता। और फिर लोग धीरे धीरे ज्वाइन होते थे, क्योंकि तब कोई सक्सेस स्टोरीज भी नहीं थी। हम जब लोगों को कहते कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मोदी केयर है, आप पैसा कमा सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोग विश्वास ही नहीं करते। कहते हम इतने बड़े बड़े बिजनेस देखे, ऐसा बिजनेस कौन सा होता है जहां बिना इन्वेस्टमेंट के काम होता है, कोई आपको बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद स्ट्रगल हमारी शुरू हुई। अरुण भाई हर वीक मुझे कॉल करते और मैं कहती, अरे ये आदमी को क्या काम धंधा नहीं है, क्यों ये बार बार हमें कॉल कर रहा है, क्यों हमें ये बार बार कॉल करता है, क्यों हमें बार बार परेशान करने के लिए हर हफ्ता कॉल करता है। ये तो फॉलो अप था, हमें क्या पता था नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो अप भी करना हो। और मंथली वंस वो बैंगलोर आते, किसी न किसी होटल में ठहरते और मुझे कहते कि सुग्रा मैम आप आइए, वहां पे कोई ना कोई ट्रेनिंग होती थी। और मैं कहती, मैं क्यों जाऊंगी, होटल बुला रहे हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ। आप सोचिए मेरी सोच कितनी छोटी थी कि मैं जाने के लिए भी तैयार नहीं थी, अपने घर से निकलने के लिए भी तैयार नहीं थी, पर सक्सेस चाहती थी, राइट। सक्सेस चाहती थी, यस, पर मैं सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहती थी। सिस्टम क्या है मुझे पता भी नहीं था, राइट। ना मैं कोई मीटिंग जाती थी, ना कभी कोई बुलाए तो फोन रिसीव करती थी, कुछ नहीं। यही सोचा, प्रोडक्ट बेचो, पैसा कमाओ, प्रोडक्ट बेचो। कितना कमा लेती, 100, 200, 300, इससे ज्यादा तो नहीं कमा रही। और फिर एक दिन एक सेमिनार हुआ, सेमिनार, सक्सेस सेमिनार पहला, मिस्टर विली लंग थे, वो सेमिनार करने के लिए आए थे, ताज रेसिडेंसी में सेमिनार था। और फिर अरुण जी का फोन आया, अरुण भाई का फोन आया, मैम हम आ रहे हैं, इस बार सुरेखा जी भी आ रही हैं और सक्सेस सेमिनार है, आप जरूर से आइएगा। उस समय मेरे चचा बैठे थे, उन्होंने बोला सुग्रा जाकर तो देखो, और वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार। और हम दोनों गए और मेरी आंखें पटी की फटी रह गई। सुरेखा जी जो 70,000 रुपीज जब पहली बार मुझे मिली थी, कमा रही थी, और आज की तारीख में वो 2-3 लाख रुपए कमा रही थी। And I saw so many people successful on stage. मेरे बाद कई लोग ज्वाइन करे थे। ट्रस्ट मी, साउथ इंडिया में मेरा सबसे ओल्डेस्ट कंसल्टेंट मैं हूँ, राइट। आज की तारीख में एक्टिव कंसल्टेंट्स में साउथ इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट कंसल्टेंट मैं हूँ। बट फिर भी उस समय मैंने देखा बैंगलोर से ही लोग थे जो बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे, और मैं ठहरी 200, 300, 400 रुपए में खुश हो रही, ठीक है। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया मुझे करना है। और अरुण भाई और सुरेखा ने पूछा, अगर हम आपके साथ बैंगलोर शिफ्ट हो जाए, क्या आप करने के लिए तैयार हो? मैंने कहा यस, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और फटाफट मैंने अरुण भाई और सुरेखा को घर दिखाया। मेरी मदर के ऊपर का अपार्टमेंट खाली था, वहां पे उन लोगों को घर दिखाया, उन लोग को पसंद आ गया, और फिर मैंने ही उसके डिपॉजिट्स भर दिए। ना मैं अरुण भाई को जानती थी, ना सुरेखा को जानती थी, ठीक है। बट फिर भी पता नहीं क्यों एक डे 1 से उस दिन मेरा जो रैपो बिल्ड हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया कुछ भी हो जाए अरुण और सुरेखा बैंगलोर आएंगे और मैं साथ मिलके काम करूं। और दोस्तों, डिपॉजिट्स दिया उनके घर का, और फिर उनको बैंगलोर आए, और एक उनके पास व्हाइट कलर की मारुति 800 थी, 2 ट्रंक थे और कुछ किताबें थी, अरुण भाई का लैपटॉप, और वहां से उनको ग्रो होते मैंने देखा है, राइट।
और वहीं से हमारी दोस्ती आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। सुरेखा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, राइट। हम मीटिंग्स जाते मेरी सुरेखा के पास कार थी, मेरे पास कार थी, पर हम जाते थे लूना पे 15-15, 20-20 किलोमीटर मैं चलाती और सुरेखा पीछे बैठती। कैन यू बिलीव दिस? और हम मीटिंग्स करने जाते। सुरेखा होम मीटिंग्स मेरी करती और साइन अप्स होते गए, आगे बढ़ते गए, पर इतने खासे साइन अप नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे, राइट? क्या हो रहा था कि मेरी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, इतनी सारी लिमिटेशंस, बोलना नहीं आता था, लोगों से डरती थी, हर वो काम जो नया होता था डरती थी, आज भी डरती हूँ। आज देखिए हम डिजिटल जा रहे हैं, पर आज भी डरती हूँ। मुझे लैपटॉप हाथ लगाने से मुझे डर लगता है। तो ये बचपन से था, कुछ भी नया मुझे डर लगता था, ठीक है। और उस समय भी मैं डर रही थी, राइट। मेरी बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिसको मुझे ओवरकम करना था, ठीक है। हम मीटिंग्स जाते और वहां पे लोग कहते आपका नाम बोलो, तो मैं मेरे ही लोग, पर मैं करके चुप रह जाती। सुरेखा कहती बोलो दीदी कुछ तो बोलो, और मैं कहती और फिर मैं चुप हो जाती। और लोग कहते आप कितना कमा रही हो, तो मैं कहती मैं करके मैं चुप हो जाती। मैं क्या बताती कि मैं 1000-2000 रुपए कमा रही हूँ, 3000 रुपए कमा रही हूँ, मुझे झिझक होती, राइट। और यही सिलसिला चलता रहा। और एक दिन सुरेखा ने कहा दीदी अगर आप इस बार नहीं बताओगी ना, सीधा ढंग से बात नहीं करोगी ना, हमारी सारी मीटिंग्स ऐसे ही फ्लॉप होती जाएगी। आपको ये कहना है कि हम जैसे लोग 6-8 महीने में 10 से 12 हजार रुपए कमा सकते हैं, ठीक है। हम हेलो, यस मैम, क्यों हमिंग आ रही है? हेलो हेलो, किसने? यस मैम, कैन आई कंटिन्यू? यस यस यस, एक मिनट, आपको आप म्यूट तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। चलिए, ओके, डन डन, कंटिन्यू प्लीज। ठीक है, या राइट। तो अब सुरेखा जी कहती कि दीदी आपको एक सेंटेंस रटना होगा, ठीक है। आपको कहना होगा हम जैसे लोग मिनिमम 8 से 10 हजार रुपए 6-7 महीने में कमा लेते। मैंने कहा मैं तो नहीं कमा रही हूँ दीदी, आप इतने दिन से कुछ नहीं कर रही थी, अभी तो शुरुआत हुई है। आपको, आप लोगों को ये नहीं कह सकती हो 8-9 महीने आपने कुछ नहीं किया था, ठीक है। आप ये सेंटेंस कहोगी। मैंने कहा ना बाबा ना, मैं तो नहीं कहूंगी, मेरा खुदा नहीं बख्शेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सुरेखा ने कहा खुदा बख्शेगा या नहीं बख्शेगा मुझे नहीं पता, पर आपको ये सेंटेंस नहीं बोलोगी, मैं आपको नहीं बख्शूंगी। और फिर वहां से वो सेंटेंस मैं रटती गई। मेरे लिए एक ही चीज थी, सुरेखा जो बोली, अरुण भाई जो बोले मुझे करना है। और मैं वो सेंटेंस रटती गई। और जिस मीटिंग में भी जाती, लोग कहते हैं कि आप कितना कमाती हो, फटाक से मैं कहती हम जैसे लोग 6-8 महीने काम कर लेते हैं तो 10 से 12 हजार रुपए कमा लेते हैं। तो क्या हुआ, ठीक है, लोग ज्वाइनिंग आने लगी, लोग ज्वाइनिंग करने लगे, मेरी पर्सनालिटी में ग्रोथ आने लगी, ठीक है। एक चीज हुआ, मैंने जब भी अपनी फैमिली से बात की इस बिजनेस के बारे में, रिजेक्शन ही मिला। मेरे भाई बहन बहुत पढ़े लिखे थे, इतने पढ़े लिखे थे, टुडे दे आर वेरी वेल प्लेस्ड with salaries amounting to about 90 lakhs to a crore every month, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मुझे एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। जब भी मैं उनको मिलती, उनकी टॉक एक अलग स्टाइल की होती थी और मेरी क्या होती थी, सारा घर गृहस्थी। और जब मुझे मोदी केयर मिला और मैंने उन लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया, बड़ा मजाक बनाए थे कि चले हैं लखपति बनने के लिए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ये सब बेकार की बातें हैं, धोखा है, फरेब है। पर पता नहीं क्यों मुझे उनकी बातों में इतनी चुभन लगी ना, दिल रो पड़ा कि मेरे खुद फैमिली मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक चैलेंज मेरे लिए बन गया कि एक ना एक दिन तो मैं बता ही दूंगी कि सुखरा अमीन भी आप लोगों की तरह कमा सकती है, राइट। और मैंने वो चैलेंज लिया अपनी फैमिली को बताने के लिए, डिसाइड किया अपनी लिमिटेशंस को तोड़ूंगी। बोलना नहीं आता था, मैंने क्या किया, पहले एक वॉकमैन खरीदा, वॉकमैन खरीदकर हर वो मीटिंग सुरेखा की रिकॉर्ड करती। अरुण भाई फोन कॉल्स पे एडवर्टाइजमेंट्स देकर बैठते थे,
3-3, 4-4 घंटे उनके घर जाती, रिकॉर्ड करती और सुनती, राइट? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग्स को सुनती। अगर एक हाउसवाइफ है तो ओपनिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, सर्विस क्लास है तो ओपनिंग स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, एक टीचर है, एक ब्यूटिशियन है, एक टीनेजर है या एक बिजनेसमैन है तो ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिट क्या होना चाहिए, ये सारा रिकॉर्ड करती। सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करती, घर आती 6-7 घंटे बैठ के वो रिकॉर्डिंग लिखती और रटती, लिखती और रटती। आज सुरेखा जी के पास उतनी उनकी खुद की ट्रेनिंग्स नहीं होगी रिटन जितना मेरे पास मटेरियल है, राइट? मैं लिखती और रटती, लिखती और रटती और बोलना सीखा। और इंग्लिश आती थी, उर्दू आती थी, हिंदी नहीं आती थी, हिंदी भी सीखा, राइट? और फिर धीरे धीरे अपने लिमिटेशंस को तोड़ने लगी, पर्सनालिटी में ग्रोथ लाने लगी, राइट? अरुण भाई के साथ आउटस्टेशंस काम करने लगी। मेरा पहला सफर था गुलबर्गा। गुलबर्गा गई, वहां पे मैंने अरुण भाई के साथ कैसे आउटस्टेशन लोगों के साथ कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने अरुण भाई से सीखा, राइट? पर्सनल ग्रोथ हुई। नेपाल, अल्टीमेटली नेपाल तक मैं अकेले जाके नेटवर्क बनाकर आती थी। महीने में 2 बार मैं नेपाल चली जाती थी नेटवर्क बनाने के लिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स पे बहुत मैंने फोकस किया, इतना फोकस किया कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक भी नया प्रोडक्ट आता, अगर आज मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग इतना अच्छा करती हूँ, पैशनेटली करती हूँ, इसका भी श्रेय मैं अरुण भाई को देती हूँ। अरुण भाई क्या करते थे, कोई भी नया प्रोडक्ट आया कॉल करते, दीदी चलो चाय की पत्ती आई है, चलिए आ जाइए घर पे। घर बुलाते, हम तीनों मिलके जाते, मॉल चले जाते, कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाते और वहां से जितनी भी चाय की पत्ती है वो हर एक मेक की चाय की पत्ती खरीद कर लाते, छानते देखने के लिए डस्ट कितना है और बिगर पार्टिकल्स कितने हैं, बना के देखते और टेस्ट करते। और वहां से जो कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट में आता है फ्रेंड्स, वो झलकता ही झलकता है जब आप डेमो करते हैं। तो खेल करते हैं, ये सिखाया अरुण भाई ने, खेल करो अपने प्रोडक्ट के साथ, देखो कंपेयर करो सारे प्रोडक्ट्स के साथ, और जो कन्विक्शन आएगा, जो कॉन्फिडेंस आप में आएगा, वो ऑटोमेटिकली चलेगा और प्रोडक्ट यहां से वहां जाने में देर नहीं लगेगी। प्रोडक्ट में कन्विक्शन आता गया, प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा, ठीक है? और तब क्या होने लगा, मैं मास्टरी प्रोडक्ट में करने लगी। कॉस्मेटिक्स लॉन्च हुए, बड़े बड़े ब्यूटिशियंस को अपना प्रोडक्ट लेकर जाके मेरा किट देती, यूज करवाती और उनको पैसा देके सीखती थी कैसे मेकअप करना है, कैसे स्किन केयर को टेक केयर करना है, व्हाट आर द फाइनर न्यूएंसेस, व्हाट पॉइंट्स इन मेकअप, ये सारा कुछ सीखा, नेल आर्ट सीखा, ठीक है? और फिर क्या हुआ, धीरे 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 हार्डवर्क मेरा पे ऑफ करने लगा, नेटवर्क बनने लगा, ठीक है? और मैं सुरेखा और अरुण को ब्लाइंडली फॉलो करने लगी, जो बोलते मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी। मेरा कमिटमेंट और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेरे लिए साबित हुआ सक्सेस की तरफ। मोदी केयर के साथ वफादार थी हमेशा, ठीक है? और थर्ड ईयर में 20,000 का चेक मैं कमाने लगी। घर भी देख रही थी, हस्बैंड की बीमारी भी देख रही थी, थोड़ा बिजनेस भी चल रहा था। और धीरे 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 क्या हुआ, पहला क्रूज मुझे मिला बैंकॉक का। बहुत खुश हो गई कि पासपोर्ट तो बना था, तकरीबन 40 इयर्स, यानी आज 40 इयर्स, शादी के पहले से मेरा पासपोर्ट था, पर कभी एक ठप्पा भी नहीं लगा था। जब मेरे हस्बैंड की सेहत ठीक थी, दुकान थी, पैसा बहुत था, पर उनके पास समय नहीं था कहीं जाने के लिए। ऊटी एक बार मैं सिर्फ कोडेकनाल गई थी मेरे हस्बैंड के साथ, उसके बाद आज तक मुझे याद नहीं मैं मेरे हस्बैंड के साथ कहीं गई हूँ। उनको बिल्कुल समय नहीं था, ठीक है? सक्सेस मिलती गई, सक्सेस आती गई, राइट? 20-25,000 रुपीज, उसके बाद कुछ नहीं, राइट? वहीं की वहीं, जितनी मेहनत कर रही थी मैं, कन्विक्शन के साथ काम कर रही थी मैं, पर ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रही थी। अरुण और सुरेखा जी ने डिसाइड किया कि इंट्रोस्पेक्ट करे, बात क्या है कि मुझे सक्सेस नहीं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशंस तब तक वंडरफुल, राइट? बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशंस, होम मीटिंग्स पे मैंने अपने पूरे बिजनेस को बिल्ड किया था, ठीक है? छोटे ग्रुप्स होते पे भी वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे थे, पर एक चीज था, बड़ी सक्सेस नहीं मिल रही थी। तब अरुण भाई और सुरेखा ने बैठकर बहुत इंट्रोस्पेक्ट किया, तो एक चीज उन्होंने रियलाइज किया, सारा सिस्टम मैं हूबहू फॉलो कर रही हूँ, 10 स्टेप्स टू सक्सेस 100% मैं फॉलो कर रही हूँ, उसमें एक स्टेप मैं फॉलो नहीं कर रही थी, वो है ड्रीम्स, ठीक है? जब भी मुझे सुरेखा कहती, दीदी आपकी ड्रीम क्या है, दीदी आपकी ड्रीम क्या है,
मैं एक ही बात कहती, सुरेखा क्या ड्रीम है? मेरे तो कोई ड्रीम नहीं है, ठीक है, मुझे तो सिर्फ आइडेंटिटी बनाना है, अपना पहचान बनानी है, मुझे पैसा कमाना है, दैट्स ऑल। दीदी पैसा भी कमाना है तो बोलो कितना पैसा, मुझे नहीं पता कितना पैसा कमाना है, जितना आएगा मैं कमा लूंगी। और मैं मानती ही नहीं थी उस बात को। दीदी आपको कार कौन सी चाहिए? मैं तो बेस्ट कार चला रही हूँ, मारुति 800 है, आई एम हैप्पी। कार क्या होती है? इस यहाँ से वहां जाने के लिए ये कार मेरे लिए काफी है। जेवर, मेरे पास बहुत जेवर है, अगर मैं 2 बच्चों को भी दे दूं तब भी बहुत बचेगा, मुझे और जेवर की ख्वाहिश नहीं है। घर, एक बड़ा घर है, 6000 स्क्वायर फीट का घर, 2 बच्चे, मैं क्या करूंगी? मुझे नहीं चाहिए और एक घर। यही कहती रही, यही कहती रही, यही कहती रही। और एक दिन क्या हुआ, एक बड़ी मीटिंग में हम गए थे, कोर लीडर्स की मीटिंग थी, और वहां पे ट्रेनर ने कहा आज आप सबको 5 मिनट दिया जा रहा है, अपना अपना गोल लिखिए, अपना अपना ड्रीम लिखिए। और मैंने पीछे जाके फिर चुपचाप बैठ गई। मेरी सीट हमेशा सामने हुआ करती थी, और जब ड्रीम की बात आई, मैं ड्रीम्स देखने से डरती थी, राइट? अब मुझे पता चल रहा है ड्रीम्स देखने से मैं डरती थी, और मैं चुपचाप पीछे पलटकर चली गई। सुरेखा मेरे पास आई, क्या लिखा दीदी? मैंने कहा क्या लिखा, मेरे पास सब कुछ है, मैंने कुछ नहीं लिखा। तब सुरेखा ने बताया, दीदी आज कुछ तो लिखो, अगर आज आप नहीं लिखोगी, ये आखिर दिन है जहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इसके बाद मेरी शक्ल नहीं देखोगी और मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगी, और मैं ये चीज हर हाल में गवारा नहीं कर सकती। अरुण और सुरेखा के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, आज भी अधूरी हूँ, ठीक है? तो मैंने डिसाइड कर लिया, कुछ भी लिखूंगी, सुरेखा की ख्वाहिश के लिए कुछ भी लिखूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने उस दिन लिखा कि मेरे 6000 स्क्वायर फीट के घर के ऊपर मैं एक 8 बेडरूम का सर्विस अपार्टमेंट बनाऊंगी, जहां पे 1 लाख रुपए की अर्निंग आना शुरू होगी। दोस्तों, बिलीव मी, जब आप बड़ा बोलते हो ना, कब तथास्तु हो जाता है, कब आमीन हो जाता है, किसी को नहीं पता। मेरे लिए भी आमीन हो गया था। मैंने तो सिर्फ गई, सामने खड़ी स्टेज पे, और सिर्फ अपना ड्रीम बोल दिया, और सुरेखा की तरफ देखा और कहा, सुरेखा बोल दिया, बस है। एक जिद्दी बच्ची की तरह मैंने उनकी तरफ देख के ये बात बोली और आकर बैठ गई। क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे हस्बैंड की तबीयत और बिगड़ रही थी, और उस समय वही सपना जो मैंने लिखा था मेरे नजरों के सामने घूम गया, और मैंने डिसाइड कर लिया हस्बैंड को बिजनेस बंद करना होगा। और मैंने साल भर के अंदर 8 बेडरूम का सर्विस अपार्टमेंट अपने मकान के ऊपर बनाया, हस्बैंड को गिफ्ट किया कि चलिए अब आप इसको घर बैठे संभालिए, और 1 लाख रुपए की इनकम वहां से आने लगी। बड़ा बोल बोलिए, बड़ा सोच सोचिए, हर हाल में आपके सपने पूरे हो सकते हैं। और उस दिन से मैं बड़ा सोचने लगी, बड़ा बोलने लगी, तो सब कुछ बड़ा 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 होने लगा, राइट? माइंड सेट किया, हार्ड वर्क किया, ठीक है? और जब बड़ा सोचने लगी, राइट, उसी समय, ठीक है, बड़ा सोच रही थी, सोचना सीखा था। इट वाज 2005, अरुण भाई को ब्रेन हेमरेज हो गया, और सुरेखा और अरुण भाई दिल्ली चले गए, और वहां से फिर मेरा माइंडसेट पूरा उखड़ गया, ठीक है? मुझे ऐसा लगा कि फिर वापस मैं जीरो पर आकर खड़ी हो गई। मेरा सारा विश्वास लाइफ से खत्म हो गया, क्योंकि मैं हर चीज अरुण भाई और सुरेखा पे डिपेंड कर रही थी, ठीक है? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, और मैं धीरे 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 बिजनेस मेरा डाउन होने लगा। इतनी मैंने मेहनत की थी, वो सारी बिजनेस जीरो पे आने लगी थी, राइट? और धीरे धीरे उस समय बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आने लगे, बाइनरी सिस्टम्स आने लगे, लोगों को बाइनरी अच्छा लगने लगा, और मेरे सारे लीडर्स एक एक करके बाइनरी की तरफ हटते चले गए। मेरा बिजनेस जो उस समय 2005 में कुछ 5-7 लाख बीवी हुआ करता था, सीधा 16 to 20,000 बीवी पे आके पहुंच गया। सुरेखा was busy with अरुण भाई, trying to get him back, to health. वो देहरादून, दिल्ली, कहाँ जा नहीं रही थी अरुण भाई की सेवा करते हुए। वो 1 मिनट भी मोदी केयर की तरफ नहीं देख रही थी, पर एक चीज था, वो हर दिन मुझे कॉल करती और कहती, दीदी बिजनेस को संभाल लो, दीदी बिजनेस को संभाल लो, दीदी बिजनेस को संभाल लो। और मैं हर बार कहती, सुरेखा मेरा मन नहीं लग रहा, सुरेखा मैं ऑफिस जाती हूँ तो रोते हुए घर आती हूँ। आज भी वो दिन याद है, मैं रोती थी, ऑफिस जाती और खड़ के सिर्फ रोती थी, मेरा मन नहीं लगता था। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना।
तब इमीडिएटली अरुण भाई को उस हालत में भी छोड़कर सुरेखा बैंगलोर आई और एक ही सवाल पूछा, दीदी आपने डिसाइड कर लिया बिजनेस अभी नहीं करना है हमारे बिना, ठीक है? एक बात सोचो, जिस दिन अरुण भाई को होश आएगा और पूछोगे दीदी आप क्या करी, तो आपके पास क्या जवाब होगा आपके भाई को देने के। और मैंने डिसाइड कर लिया आज से मेरी लाइफ सिर्फ मोदी केयर के लिए। अरुण भाई और सुरेखा को अगर मैं गुरु दक्षिणा दे सकती हूँ, उन्होंने जो मेहनत मेरे लिए की है उस मेहनत की गुरु दक्षिणा दे सकती हूँ, तो मुझे मोदी केयर में सफल होना ही होना है। और 2007 में मैंने दोबारा सेकेंड इनिंग्स ऑफ मोदी केयर शुरू किया। बैंगलोर नहीं तो क्या हुआ, मैंने डिसाइड किया अगर बैंगलोर में नहीं दिल लगता है, बहुत सारी यादें हैं, सारा हिंदुस्तान खाली पड़ा है, मैं हिंदुस्तान में जाके बिजनेस कर सकती हूँ। मैंने शुरू किया हैदराबाद, और आप सबको पता है हैदराबाद बिकेम माय फेवरेट सिटी आफ्टर दैट। बॉम्बे, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, देन आपका अकोला, महाराष्ट्र के नांदेड़, औरंगाबाद, हर एक जगह जाके मैंने नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनता गया। दोबारा सेकेंड इनिंग्स में जी जान लगा कर ये गुरु दक्षिणा देना ही देना है, मैं आगे बढ़ती गई। राइट, नेल आर्ट को यूज किया, नेल आर्ट सीखा सुरेखा से, और क्या हुआ 1700 ब्यूटिशियंस मेरे हैदराबाद में ज्वाइन हुए और नेल पॉलिशेस की भरमार होने लगी। नेल पॉलिशेस के साथ दूसरे प्रोडक्ट भी जाने लगे और 1700 ब्यूटिशियंस के लिए हर हफ्ता मैं नेल आर्ट के सेमिनार्स करती थी। तो नेल पॉलिशेस मान के चलो जितना भी इंडिया के नेल पॉलिशेस है वो सब कुछ हैदराबाद भेज दिया जाता था। प्रशांत सर को मैं कॉल करती और कहती सर मुझे इतने नेल पॉलिशेस चाहिए, वो फटाफट भेज देते। ठीक है, नेल पॉलिशेस सारे इंडिया का हैदराबाद में आ जाता था और हम बिजनेस को आगे बढ़ा रहे। और फिर धीरे धीरे मेरा माइंडसेट बढ़ता गया, बड़ी सोच, एक ही मिशन मेरा, मुझे अरुण भाई को गुरु दक्षिणा देना है, मुझे सुरेखा के लिए कुछ स्पेशल करना है। और इस विश्वास के साथ जब मैं बड़ा सोचने लगी, 2011 में मैक्सिमाइजर प्लान आया। मैक्सिमाइजर प्लान में क्या होने लगा? मैम आप म्यूट हो गई मैम। हाँ, राइट, हेलो, यस, 2011 मैक्सिमाइजर प्लान आया। ठीक है, अगस्त में मैं डायमंड बनी, सितंबर में प्रेसिडेंट डायमंड बनी, अक्टूबर में ब्लू डायमंड बनी और फरवरी में मेरा पहली कार आई स्विफ्ट डिजायर। ठीक है, या स्विफ्ट डिजायर कार आई तो ऐसा लगा मानो मुझे और पंख लग गए। अगेन यू आर म्यूट। कॉल आ रही है क्या आपकी? सक्सेस थी, ठीक है, सक्सेस मुझे हर हाल में चाहिए था। और फिर मैंने क्या किया था, एक और चीज बताती हूँ मैं। जब मैं जिद पे आ गई ना, मेरी मारुति 800 थी, मैंने बेच दिया कि मोदी केयर से कार खरीदूंगी। हस्बैंड ने कहा आपको नई गाड़ी चाहिए, एक चेक लिख कर देता हूँ, आप ले लीजिए कार जाके। मैंने कहा नहीं, मुझे कार चाहिए तो मोदी केयर से चाहिए। तो मैंने अपनी कार बेच दी। कभी जिंदगी में बस में और ऑटो में ट्रैवल नहीं करी थी। बस और ऑटो के धक्के खाने लगी मीटिंग्स करने के लिए, राइट, कि शायद ये चुभेगा मेरे को और मैं कार मेरे पास आ जाएगी। फ्रेंड्स, जब मैंने जिद की तो क्या हुआ, मारुति बेच दी और स्विफ्ट डिजायर मोदी केयर से खरीद ली। ठीक है, मोदी केयर से गिफ्ट मिला। यही जिद मुझे आगे बढ़ाता गया। ठीक है, 2007 में जो 5 में जो लोग चले गए, वही लोग लौट के मेरे पास मोदी केयर में आने लगे। मेरा माइंडसेट था, वही लोग आने लगे और बिजनेस बढ़ता गया। और फिर अरुण भाई की 2015 के करीब उनकी डेथ हो गई। सुरेखा और मैं मिलके फिर और जोश से मोदी केयर करने लगे। एक ही था कि श्रद्धांजलि अगर अरुण भाई को दे सकती हूँ, मैं सही श्रद्धांजलि दे सकती हूँ, तो मेरा जीबीडी बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मेहनत करने लगी तो क्या हुआ, उसी समय आया हमारा एक्यूमुलेटेड प्लान। चेक बढ़ने लगा और लोग ज्वाइन करने लगे, अच्छे लीडर्स, मिनिस्टीरियल लेवल के लोग मुझे ज्वाइन करने लगे। ठीक है, और इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती गई दोस्तों।
धीरे 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 2015 में डिसाइड किया बच्चों की शादी करूंगी। और फ्रेंड्स बिलीव मी, आज जो कुछ भी मैंने बच्चों का किया, उनकी पढ़ाई लिखाई, MBA बेटे को कराया, BBM बेटी को कराया, सारी मोदी केयर की अर्निंग से ही कराया। ठीक है, हस्बैंड का पैसा मैंने डिसाइड कर दिया था, जो कुछ भी उनका एसेट्स है मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर उस पैसे को मैं हाथ लगा लूंगी तो वो जिद मोदी केयर से पैसा कमाने की खत्म हो जाएगी। और मैंने वो सब कुछ पीछे कर दिया और डिसाइड किया जो भी करूंगी मोदी केयर से करूंगी। और फिर उन बच्चों को पढ़ाया और 2015 में मेरा चेक और बढ़ता गया। और फिर मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी आलीशान ढंग से किया, 8 दिन के फासले में, एक बेटी की चेन्नई में और बेटे की कोल्हापुर में। लोग देखते रह गए और जितने भी लोग आए कहने लगे, सुखरा ये पैसा तेरे पास कहाँ से आया? मैंने कहा मोदी केयर है ना। हमारे घर का एक ही स्लोगन है, बचपन से ही। शिफा मेरी बेटी है, वो हर एक चीज को कहती ममा कैन वी डू दिस, और मैं कहती बेटा इस मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ। शी वुड एट वंस से मोदी केयर है ना। ठीक है, तो ये हमारे घर का हो गया उसूल, कुछ भी बोलो मोदी केयर है ना, मोदी केयर है ना, मोदी केयर है ना। और मोदी केयर है ना की ही जिम्मेदारी पर मैंने अपने दोनों बच्चों की, सुरेखा के साथ मिलके बच्चों का रिश्ता तय किया। 8 दिन के फैसले में हम दोनों ने शादी कर दी और फिर और बिजनेस बढ़ता गया, RBD बनी, चेक बढ़ने लगा। अब घर का सपना, मैंने अपने ही घर पे 22 करोड़ का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और दिसंबर 2019 दिसंबर 26 को इनॉग्रेशन हुई मेरे घर की। और अनूप जी आप भी आए हो मेरे नए घर को। yes ma'am. Right, it's a beautiful dream house which came through because of Modi Care and my personal growth in Modi Care. मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि टोटल अमाउंट मोदी केयर का है, पर इस पर्सनल ग्रोथ की वजह से मैं ये कर पाई। मोदी केयर ने जो मुझे हिम्मत दी, पर्सनल ग्रोथ दी। अगर वही सुगरा अमीन होती जो एक छुई मुई से लेडी होती जिसको कभी बैंक नहीं पता, पैसा नहीं पता, तो क्या मैं कर पाती? नहीं। I will say thank you to Sameer ji, thank you to Arun ji, thank you to Surekha ji, and thank you to the leadership of Modi Care, जिन्होंने हर समय, मैं भले उनके नेटवर्क में थी या नहीं थी, मुझे प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया और हमेशा मुझे आगे बढ़ने की एक सीख दी। और फिर फरवरी 2020 28 को मुझे IDSA से वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड, गोल्डन तेलंगाना का अवार्ड से सम्मानित किया गया, एक बहुत बड़े शो में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, लगा कि सारी मेहनत सार्थक हो गई जब IDSA ने मुझे सम्मानित किया। और 2020 मार्च 15 को मैंने अपनी तीसरी कार मोदी केयर से ली, किया सेल्टॉस GTX प्लस 22 लाख की। मैंने वो सपना पूरा किया। मुझे याद है अरुण भाई ने जब पहली कार, अपनी बेंज कार ली थी, ठीक है, मोदी केयर से ली थी, तब मेरी बेटी कुछ हार्डली शी वाज अबाउट 5 years or 6 years, ठीक है। उसने आके पूछा, अरुण अंकल मम्मी को भी एक कार चाहिए, ठीक है। शी वेंट टू अरुण भाई एंड सेड मम्मी को भी एक कार चाहिए। तो ही सेड हाँ बेटा मम्मी की भी कार आ जाएगी। कैसे आएगी अंकल? हाँ बेटा मेहनत करेगी मम्मी आ जाएगी। और उस समय अगर आपको याद है हम प्लान कैसे दिखाते थे, गोले 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 बनाकर, ठीक है। My daughter came to me and said, मम्मा एक काम करो ना, कार जल्दी आ सकती है जब आप और ज्यादा गोले बनाओगे। यानी उस छोटी सी बच्ची को भी पता था मुझे ज्यादा प्लान लोगों को दिखाना है, ज्यादा गोले डालना है, तभी वो कार मेरे घर आ सकती है। वो छोटी सी बच्ची का सपना। और जब मैंने किया सेल्टॉस लिया, उसकी आंखों में जो चमक थी was unbelievable. She said, मम्मा बचपन में मैंने सपना देखा था आप बड़ी गाड़ी में बैठोगी, और आज आपको बड़ी गाड़ी में बैठ कर देखती हूँ तो आपके ऊपर फख्र होता है, नाज होता है। My mama is the best mama on earth, right? तो बेटा एक ही बात मैं कह सकती हूँ दोस्तों, जब आप एज अ मदर, ठीक है, ये लेडीज के लिए हैं, बाप जब सक्सेसफुल हो जाता है बच्चे समझते वो तो हक है, बाप सक्सेसफुल हो सकता है। और जब एक माँ सक्सेसफुल होती है, बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि उनको भी सक्सेस ही दिखाई देती है और वो हर हाल में सक्सेसफुल बनकर रहते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर की ये जर्नी
एक ऐसी जर्नी रही, एक ऐसी सफलता की जर्नी रही जहाँ पे ऊपर नीचे होते होते मैं यहाँ तक तो पहुंच ही गई। और मुझे पता है, मैंने वायदा किया है सुरेखा से, जुलाई में मेरा जीबीडी मैं कंप्लीट करूंगी। आप सबकी मैं 100% मैं आमीन। करती हूँ, ठीक है? तो जुलाई का मैं वादा कर रही हूँ। क्या होगा, एक गोल सेट कर लीजिए, उसके लिए जी जान से काम करिए, खुदा रास्ते बना ही देगा। और मुझे पता है आज कहीं मेरा जीबीडी नजर नहीं आ रहा है, पर मुझे पता है खुदा कुछ ना कुछ करेगा और मैं जीबीडी जुलाई तक बन ही जाऊंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह होगा, राइट? और फ्रेंड्स, एक ही नसीहत है आप सबके लिए, मोदी केयर, समीर मोदी जी पर विश्वास करिए, अपनी अप्लायंस पे विश्वास करिए, अटूट बंधन पर विश्वास करिए और सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलने के सेंटेंस पे विश्वास करोगे तो सफलता तो हर हाल में आपको मिलेगी ही मिलेगी। और एक स्टोरी से मैं एंड करना चाहूंगी। एक चूहा था और एक हाथी था, दोनों एक ही समय प्रेग्नेंट हो गए। चूहे ने कहा, चूहे का क्या होता है, एवरी 23 डेज 22 डेज का जेस्टेशन पीरियड होता है और वो बच्चे डाल देता है, ठीक है? अब चूहा बच्चे डाला, हाथी के पास गया और कहने लगा शान से, हाथी जी आप भी प्रेग्नेंट, मैं भी प्रेग्नेंट, पर मैंने आपसे पहले बच्चे डाल दिए और देखो मेरे 10 बच्चे हो गए, ठीक है? और ये सिलसिला लगातार चलता गया, ठीक है? और ये चूहे के तकरीबन 100 बच्चे हुए, ठीक है? और हाथी को लिटरली 365 डेज जेस्टेशन पीरियड होता है। और एक बार चूहा 100 बच्चों को लेकर गया और कहा कि हाथी महाराज आपको क्या होगा, राइट? मेरे तो अब 100 बच्चे हो गए हैं, आपके तो एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो हाथी कहता है जिस दिन मेरा बच्चा आएगा, धरती पे छुएगा, धरती गरज उठेगी और तब आप बिल में आप घुस जाओगे, आपके 100 बच्चों को लेकर आप बिल में घुस जाओगे। समीर मोदी जी गरज रहे हैं, राइट? और चूहे भाग रहे हैं अपने बिलों में। दोस्तों एक ही चीज याद रखिए, मोदी केयर है, गरज रहा है, डिजिटलाइज हो रहा है और मोदी केयर से अच्छा बिजनेस कोई नहीं हो सकता, राइट? फ्रेंड्स, इसी के साथ लेट मी हैंड इट बैक टू अनुज जी। और इसी गरज के साथ हम सबको जीबीडी जाना है। समीर मोदी जी ने हम पर जो विश्वास किया है उस विश्वास को पूरा करना है। आपकी अप्लायंस ने जो आप पर विश्वास किया है उस विश्वास को पूरा करिए। और मोदी केयर है ना अपने से। लव यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड लेट्स एंजॉय लाइफ टू द मैक्सिमम।